कबीर टेस्ट सीरीज में एक बार आपका फिर स्वागत है। पहला टेस्ट सेकंड पार्ट 1 से लेकर 30 तक प्रश्न है, वो फर्स्ट पार्ट में विस्तृत रूप से आपको बताए गए। ये थोड़ा मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। कईयों की शिकायत आ रही है कि नेट नहीं है, मैं तो इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया, एक तरह की पढ़ाई हो गई, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट से भी फायदा है। आवश्यक चीज़ है वो फिर भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। 31 से लेकर 60 तक प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में उपलब्ध रहेगा। तो ये देखिए 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न देखो, कैमास वध समय किस ग्रंथ का अध्याय है? तो ये सीधा सा ये पृथ्वीराज रासो। दो ग्रंथों पर अधिक फोकस करना है आपको, एक तो पृथ्वीराज रासो, एक विसल देव रासो, क्योंकि ये दो स्पेशल दिए हैं, बाकी सामान्य रूप से ध्यान में रखने हैं। तो ये प्रश्न सीधा ही था। अगला प्रश्न देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी? ये देखिए आप, इन्होंने रासक शब्द से मानी। रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी? तो ये दरअसल क्या है कि जैन साहित्य में रास था, वही रासो बना। रास से क्या बना? रासो। फिर क्या है, चारणों द्वारा जो वीर काव्य लिखा गया था उसको ही रासो काव्य कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये रासक शब्द से माना इन्होंने। इसके अलावा देखो, रसायन शब्द से शुक्ल ने माना ही। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि विसल देव रासों में बहुत बार रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है, शुक्ल ने माना। रहस्य और राजसूय एक। इसके अलावा रासक गणपति चंद्र गुप्त भी मानते हैं रासक शब्द से। तो ये आपको अलग अलग है, वो ध्यान में रखने हैं। रहस्य से श्यामलदास और ये तोसी, श्यामल दास। ये देखो रहस्य ये है कि ये दास है या दान है, ये रहस्य बना हुआ है। और राजसूय से गार साधे तोसी। ऐसे ही रसिक शब्द से भी मानना है, ये नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम स्वामी ने माना। बस इतने बहुत है। ये रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, ये क्लियर हो गया पूरा का पूरा ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हिंदी में प्रथम 12 मासा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राउलवेल में, विसल देव रासो में, परमाल रासो में, ढोला मारूरा दूहा में। प्रथम 12 मासा वर्णन विसल देव रासो में। आप कहेंगे आप तो प्रश्न विसल देव रासो पर ही ज्यादा ला रहे हैं, तो ये हमारे पाठ्यक्रम में इसलिए लाना पड़ रहा है, ये ध्यान रखना है। राउलवेल में नक्सिक वर्णन है। पहले ये राउलवेल के बारे में आगे पूरा दिया हुआ है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अनुपलब्ध ग्रंथ है हमीर रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, सभी। तो ये सभी अनुपलब्ध हैं, सारे के सारे अनुपलब्ध हैं। रासो ग्रंथों में हमीर रासो वो उपलब्ध नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब हमीर कहाँ रहे हैं, हट किसके पास रहा है? सब झुक जाते हैं, हमीर ही तो नहीं झुका। तो हमीर हट, तो हमीर रासो है वो अब उपलब्ध नहीं है। अगला देखो, रचना व रचनाकार सुमेलित नहीं है। आपके इसमें है रचना और रचनाकार। परमाल रासो जगन्न प्रायमाल भावैये, ये सही है। विसल देव रासो नरपति नाल्य, ये भी अब थोड़ी दिक्कत हो जाए तो नरपति नाल्य, नर। विसल देव रासो यानी राजमती ने जब कुछ कह दिया, इसकी कहानी कहाँ से है? ये रूट कर कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा। उड़ीसा के राजा के पास चले जाते हैं, वहाँ नौकर बनकर रहते हैं, 1 साल तक रहते हैं। बाद में पता चलता है तब तो खूब सारे हीरे जवाहरात देख करके राजा को राजमती के पास ही भेज देते हैं। लेकिन राजमती है उससे रोजाना प्रश्न करते हैं विसल देव कि राजमती, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई धनी, कोई यशस्वी ऐसा कोई है? तब वो एक दिन कह देती है कि उड़ीसा का राजा है, उसके पास जो रत्न है वैसे रत्न आपके पास नहीं है। बस इस बात से ही वो रूट करके चला जाता है। तो नर तो वही कहलाए ने, बाद में राजमती ने संदेश भेजा, मनवाया, तो इसलिए। और विसल देव रासो है वो नर, नरपति नाल है। विजयपाल रासो नल सिंह है। हमीर रासो दलपत विजय, ये उत्तर हो जाएगा। विजयपाल रासो वो नल सिंह है ही, विजयपाल नल सिंह।
तो यहां हमीर रासो है वो किसका है? हमीर रासो किसका होगा? सारंगधर का। दलपत विजय किसके हैं? खुमान रासो के। खुमान रासो, दलपत विजय। ये उत्तर हो गया। हमीर रासो ये 2 में है वैसे। सारंगधर, ये रचना और रचनाकार में ध्यान रखना है। बाकी और भी रचनाएं आ जाएंगी आगे, और भी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो आप, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। ढोला मारूरा दुआ, कल्लोल, वसंत विलास, हर्षाद राय। ये हर्षाद दय और है यहां, हालांकि दुरु से ही प्रश्न हो जाएगा आपका। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर, ये रोडा नहीं है। राहुल वेल के हैं रोडा, तो रोडा राहुल वेल। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर है वर्ण रत्नाकर। तो ये 36वां प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लें कि डोला मारूरा दुआ है, इसमें और भी सोरठियो दुओ बोलो, ये डोला मारू का ही है, ये ध्यान रखना है। कुशललाभ ने कुछ चौपाइयां जोड़ करके इसको और आगे संपादित किया था। वो कुशल लाभ कुछ हैं, वो कुशल राय वाचक भी नाम बताते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि डोला की उम्र शादी के समय 3 वर्ष की, और मारवणी है उसकी 1.5 वर्ष की उम्र थी। ये प्रश्न पूछा हुआ है, 3 वर्ष और 1.5 वर्ष। फिर देखो ये वसंत विलास है, इसमें 84 दोए हैं कि वसंत ऋतु का महिलाओं पर या नारियों पर, स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन किया गया है। यहाँ तीनों चीजें, प्रकृति का भी वर्णन है, स्त्रियों यानी श्रृंगार रस भी, ये सब बातें हैं। वर्ण रत्नाकर है, ये मैथिली का विश्वकोश कहलाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली का विश्वकोश, मैथिली विश्वकोश। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वो व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ये प्राचीनतम गद्य ग्रंथ भी माना जाता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो ये 36वां प्रश्न था। 37वां प्रश्न देखो, राउलवेल के संबंध में असंगत कथन है। यह एक शिलांकित कृति है। दूसरा है वो मिस हो गया, विकल्प वो लिख लो आप। चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है, यही तो आएगा। ये लो, ये 4 विकल्प हो गए। चंपू, उसमें जो ऐप है उसमें सही डाला हुआ है, ये इसमें कोई छूटा हुआ है, बाद में इन्होंने किया वो। तो एक शिलांकित कृति के रूप में मिला, शिला पर अंकित कृति मिली थी ये। और ये जो बॉम्बे है उसके संग्रहालय में, म्यूजियम में उपलब्ध है। हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा प्रारंभ होती है, बिल्कुल सही है। इसमें राहुल का, राहुल नायिका का नाम है, इसमें इनका नक्शिक वर्णन किया गया। ये काव्य 7 खंडों में विभाजित है, ऐसा नहीं है, ये 6 खंडों में विभाजित है। 7 बोलियां को प्रयोग हुआ इसमें, 7 बोलियों का प्रयोग, 7 बोलियों का प्रयोग इस ग्रंथ में हुआ है, जिसमें विशेष रूप से राजस्थानी है, राजस्थानी है उसकी प्रधानता है। तो ये 37वां प्रश्न आपका पूरा हुआ। बीच में ज्यादा विश्लेषण है वो हमने पहले कर लिया, अब केवल प्रश्न देखने हैं। तो लास्ट वालों में कमी होता है। 38वां प्रश्न देखो, गलत कथन है, गलत कथन है। सिद्धों की संख्या 84 है, बिल्कुल ठीक है। नाथों की 9 है, नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की 84। आलवार संतों की 12, आलवार संतों की कितनी है? 12 है।
सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये अर्धमागधी अपभ्रंश भी है, इसको क्या कहते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश। ये रहस्यमय भाषा होती है। सिद्ध साहित्य में शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है, ये भी सही है। सिद्ध निवृत्ति मार्गी नहीं थे, प्रवृत्ति मार्गी थे। नारी भोग में विश्वास करते थे, डी इसका उत्तर हो जाएगा। ये वाम मार्गी थे और नारी को साधना का क्षेत्र इन्होंने बनाया, तभी इससे रुष्ट होकर के इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप है वो नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो असंगत है, सिद्धों ने गेय पद है वो प्रारंभ किए थे। शुद्ध गेय पद है वो तो विद्यापति के हैं, बाकी गेय पद इन्होंने भी शुरू कर दिए थे। 39 का प्रश्न देखो, असंगत है, सरहपा प्रथम सिद्ध है, बिल्कुल सही है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध है सरहपा, जिनको सरोज वज्र भी कहते हैं। ये लुई पा है, पा इनकी उपाधि होती थी, पा और पाद, यानी पवित्रता प्राप्त कर ली है जिसने। ये शबरपा के शिष्य, शबरपा क्षत्रिय कुल में जन्म है, ये भी सही है। डोम्बी पा, ये पा है, डोम्बी पा लुईपा के शिष्य नहीं थे, ये विरूपा के शिष्य थे, ये उत्तर हो जाएगा। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। विरूपा के शिष्य, सरहपा को याद रखना है, इनकी रचना भी याद रखनी है, दोहा कोश। सरहपा की रचना दोहा कोश, बस एक ही प्रश्न पूछते हैं इसमें, दोहा कोश इनकी रचना का नाम है, बस इतना याद रखना है। और ये पहले कवि माने जाते हैं ले दे करके 769 ईस्वी, 769 769 ईस्वी इनका काल माना जाता है। 32 ग्रंथों की रचना इन्होंने की, 32 ग्रंथों की रचना। लुईपा के बारे में एक ही प्रश्न पूछते हैं, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त इनको था, सिद्धों में सबसे यानी सर्वोच्च स्थान प्राप्त, सबसे ज्यादा आदर था। जो राजा थे धर्मपाल, वो और उनके मंत्री भी इनके शिष्य थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कर्णपा, जालंधर पा, ये सारे हैं। अगर क्रम आ जाए, बाय द वे क्रम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, सरहपा के बाद में शबरपा और फिर लुईपा और फिर कर्णपा। सरहपा, शबरपा, लुईपा, लुईपा तीसरे नंबर पर ले लेना और फिर कर्णपा। कई जगह ना वो तीसरे नंबर पर कर्णपा मिलता है, लेकिन लगभग सार यही है, ये आप ध्यान रखोगे अपनी किताब के अनुसार। ये हैं सरहपा पहले हो गए, शबरपा बाद में हो गए। सरहपा के शिष्य शबरपा थे। अगला प्रश्न देखो, नाथ साहित्य के संबंध में गलत कथन है। नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत या अवधूत मत भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ हैं, ये भी सही है। लेकिन अगर यह आ जाए कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है, तो गोरखनाथ आएगा। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन बड़थवाल ने गोरखबानी में किया, बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट है। नाथ वाम मार्गी नहीं थे, ये ध्यान रखना है, ये निवृत्ति मार्गी थे, निवृत्ति मार्गी थे। नारी को साधना क्षेत्र से बाहर किया और आचरण की सुचिता पर बल देते थे। सुचिता मानी पवित्रता, आचरण की सुचिता पर बल देते थे। हठ योग पर बल देते थे, हठ योग पर इन्होंने बल दिया। और उलटवांशी उनका प्रयोग इन्होंने भी किया। वैसे उलटवांशियों का प्रारंभ है वो सिद्धों से ही माना जाता है, सिद्धों से ही प्रारंभ है। तो ये भी आपका प्रश्न है वो हो गया। फिर आगे देखिए, गोरखनाथ की रचना नहीं है। गोरखनाथ की रचना इसमें ध्यान रखनी है, बस 14 ग्रंथ हैं वो गोरखनाथ के माने जाते हैं। शब्दी, प्राण सांकली, ज्ञान तिलक, तो दोहा कोश नहीं है।
ये किसका है? सरहपाद। बाकी ये तीनों रचनाएं वो गोरखनाथ की हैं, गोरखनाथ की ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखो, गोरखनाथ की रचनाएं वो ध्यान में रखनी है। सप्तवार ऐसे और भी 15 तिथि ऐसी रचनाएं और भी हैं इनके। आत्मबोध ऐसी रचनाएं मानी जाती हैं। फिर अगला देखो, जैन साहित्य के संबंध में असत्य कथन है। रास, फागु, चरित, आचार आदि जैन काव्य शैलियां हैं। बिल्कुल सही बात है। ये 4 शैलियां इनकी प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय शैली रास है। ये रास में क्या है कि रात को जैन मंदिरों में नाचते गाते थे, उससे इसका नाम है वो रास पड़ गया। रास सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है। फिर अगला देखो, वीररस की प्रधानता इसमें नहीं है, यही प्रश्न होगा। रासो काव्य में है वो तो, बल्कि जैन साहित्य में शांत रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस भी नहीं, शांत की प्रधानता है। शांत रस की प्रधानता है वही नाच साहित्य में है। नाच साहित्य में भी शांत रस की प्रधानता। फागु काव्य में प्रकृति के मादक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, ये सही है। सबसे पहले हिंदी साहित्य में प्रकृति का वर्णन है वो जैन साहित्य में ही किया गया है। तो जैन साहित्य में प्रकृति फागु में देखो आप। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है, ये भी सही बात है। अपभ्रंश साहित्य भी कहते हैं कुछ, वो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अपभ्रंश साहित्य कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला देखो, इनके ये चरित काव्य यानी प्रबंधात्मक रचना है, ये हिंदी इसकी ऋणी है। धीरेन्द्र वर्मा ने ऐसा कहा है कि जैनियों का जो चरित काव्य शैली है उसका हिंदी साहित्य ऋणी है। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित नहीं है। पौम, चरियु, स्वयंभू, चंदनबाला रास, आसुक। आजकल की बालाओं को चंदन में सूग आती है, आसुक। महापुराण, पुष्पदंत, पाहुड़ दोहा, ये जोइंदू की नहीं है रचना, ये राम सिंह है कि ये जैनी कवि है। राम सिंह ने पहाड़ा और दोहा बहुत ज्यादा हुए। राम सिंह को पहाड़े और दोहे बहुत ज्यादा आते हैं। जोइंदू, इनकी रचना का नाम है योगसार। बाकी रचनाएं हैं वो सही है। पौम, चरियु के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पौम चरियु का मतलब रामचरित, ये वाल्मीकि रामायण है वैसे ही है। पौम चरियु उसको आधार बना करके लिखा गया। इनकी अन्य रचना है वो रीठनेमी चरियु है। रीठनेमी, रीठनेमी चरियु, ये रचनाएं हो गई। अगला देखो, सुमेलित है। भविष्यत कहा धनपाल, सही है बिल्कुल। धन से ही भविष्य बनता है, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। तो भविष्यत कहा है कि ये वणिक की कथा है। रेवंत गिरिरास देखो सुमेलित है, तो इसका मतलब उत्तर यही होगा, केवल एक ही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। रेवंत गिरिरास है वो विजय सेन सूरी का है, यहाँ तो विजय सेन सूरी आएगा। और दूसरा देखो सुमति गणी, ये नेमिनाथ रास का है। और जिन धर्म सूरी है वो स्थूलीभद्र रास का है। एक बार फिर देख लो, रेवंत गिरी रास, विजय सेन सूरी। रेवंत गिरी, गिरी मानी पर्वत, पर्वत पर विजय प्राप्त करो, ठीक है। और जिन धर्म है उस पर स्थूल रूप से भद्रता लाता ही है, जिन धर्म सूरी। और नेमिनाथ सुमति गणी, नेम पर वो नियम पर रहते हैं, उनमें सुमति रहती है। तो ये ध्यान में रखना है। ये कुछ रचना और रचनाकार होने के कारण प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। ये भविष्यत का है, इसको अपभ्रंश का महाकाव्य भी कहा जाता है। वैसे ये खंडकाव्य, ये लघु। फिर देखो, संगत है। 45वां प्रश्न देखो, संगत है। संगत है, इसमें देखो स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि है, बिल्कुल सही है। एक प्रश्न आएगा, देख लेना आप। हेमचंद्र है, इसको अपभ्रंश का पाणिनि कहते हैं।
पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहते हैं। तीनों ही सही हैं, उपयुक्त सभी संगत है। हेमचंद्र का ग्रंथ है, उसमें आप शब्दानुशासन नाम देख लेना, कई बार है वो एक यही नाम दे देते हैं, जो कि अपभ्रंश, संस्कृत और प्राकृत तीनों का व्याकरण है, शब्दानुशासन। लेकिन इसमें बाहुल्य वो अपभ्रंश का है, इसलिए अपभ्रंश का पाणिनि कहते। पुष्पदंत ये अपभ्रंश का व्यास है, पुष्पदंत अपभ्रंश का व्यास, क्योंकि इन्होंने महापुराण आदि जो लिखे हैं उसमें 63 महापुरुष हैं, उनका वर्णन किया है, तब कहने लग गए। ये भी हो गया। तो 45 प्रश्न है वो हमने सोल्व कर लिए हैं। साथ साथ में आप इनको जरूर याद रखें, केवल आप इनको पढ़े नहीं, देखें नहीं, बल्कि लिख रहे हो ना रजिस्टर में, रजिस्टर में लिखें, नोट्स बनाएं अपने, थोड़ा बहुत खुद की तरफ से भी ऐड कर लें। अगला प्रश्न देखो, भला हुआ जो मारिया, भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, कंतु में से तू बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसकी पंक्तियां हैं? तो हेमचंद्र की हैं, हेमचंद्र की पंक्ति है। विद्यापति की, सरहपा की, गोरखनाथ की नहीं है। विद्यापति की देशील बयाना वाली प्रसिद्ध पंक्ति है, देशील बयाना सब जन मीठा, देशील बयाना सब जन मीठा, ये कीर्तिलता से, कीर्तिलता, कीर्तिलता कोई इन्होंने कहानी कहा है, कीर्तिलता। इसके बाद में देखो, सरहपा की भी प्रसिद्ध पंक्ति है, नादन बिंदु, ऐसे ही लिख लो आप, न रवि न शशि मंडल, नादन बिंदु, बस इतना याद रख लो, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये सरहपा की प्रसिद्ध पंक्ति है, गोरखनाथ की आवश्यकता नहीं। नादन बिंदु न रवि शशि मंडल। अगला प्रश्न देखिए आप, विद्यापति के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इन्हें मैथिली कोकिल व अभिनव जयदेव कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कवि शेखर भी कहा जाता है। और मैथिली कोकिल और ये विद्यापति के कारण, विद्यापति पदावली के कारण कहा जाता है। तिरहुत के राजा शिव सिंह के राजकवि थे, बिल्कुल सही है। विद्यापति वैष्णव थे, ये दो उत्तर हो गए यहाँ। विद्यापति वैष्णव थे, तो यहाँ आपको चेंज करना है, शैव थे, फिर ये उत्तर आपके अनुसार आ जाएगा। विद्यापति ने खड़ी बोली हिंदी में रचना की, ये उत्तर हो जाएगा। तो खड़ी बोली हिंदी में रचना नहीं की इन्होंने, खड़ी बोली हिंदी में रचना नहीं की, बल्कि इन्होंने संस्कृत में, मैथिली में और अपभ्रंश या अवहट में रचना की थी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विद्यापति पदावली के कारणी, यानी इनकी अक्षय कीर्ति का कारण विद्यापति पदावली है। ठीक है, फिर ये देखो, हिंदी में सर्वप्रथम विशुद्ध गेय पद शैली इन्होंने प्रारंभ की थी, ये विद्यापति के बारे में। अगला देखो, विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हर प्रसाद शास्त्री। तो रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ऐसे लगते हैं श्रृंगार करने वाले हैं। ये श्रृंगार है ना, वो हर जगह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इसको आप ये समझें। ठीक है, और बाकी के ये हैं वो भक्त कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अलावा रामवृक्ष बेनीपुरी भी मानते हैं, रामकुमार वर्मा भी मानते हैं, श्रृंगारी कवि रामकुमार वर्मा। बच्चन सिंह भी मानते हैं, बच्चन सिंह है। देखो, राम वृक्ष है, पेड़ तो धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, वृक्ष आ ही गया। रामकुमार पीछे चलेंगे रामचंद्र शुक्ल के, बच्चों को श्रृंगार पसंद है ही, तो बच्चन सिंह ये श्रृंगारी कवि मानते हैं। और बाकी के हैं वो क्या मानते हैं? भक्त कवि मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, विद्यापति की रचनाएं हैं उनमें भक्ति और श्रृंगार का मिश्रण है।
भक्ति वैसे आ जाए तो ये श्रृंगारी कवि हैं। यहाँ एक आप लिख लो, रामचंद्र शुक्ल का एक कथन लिख लो, ये परीक्षा में आ सकता है इस बार। आध्यात्मिक रंग के चश्मे लिख रहे हो ना? चलो जो नहीं लिख रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हैं, तो वो सुन लेंगे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, चश्मा विदेशी शब्द है, चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न देखो, विद्यापति की रचना नहीं है। कीर्तिलता कीर्तिपता का विद्यापति पदावली रणमल छंद नहीं है, ये श्रीधर की है। बाकी तीनों रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपता का है वो अवहट भाषा में है। अवहट नहीं है तब आपको अपभ्रंश करना है। और विद्यापति पदावली है वो मैथिली में है, ये मैथिली में। विद्यापति पदावली की रचना इन्होंने लिखमा देवी के कहने पर की। कीर्तिलता है, इसमें कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन ये भृंग भृंगी संवाद में रची गई है। भृंग मानी भ्रमर, भृंग भृंगी संवाद में रची। इसमें कुछ गद्य का पुट भी मिलता है। इसने विद्यापति ने कथानक कह करके इसको कहानी कहा है, कहानी। अभी मैंने आपको बताया भी था ना, वही कहानी भी कहा है। और कीर्तिपता का है वो प्रकाशित नहीं है, अभी उपलब्धि नहीं है। इसमें शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। शिव सिंह की वीरता कीर्तिपता का में। विद्यापति पदावली, इसमें राधा कृष्ण से संबंधित कुछ पद हैं जो गीत गोविंद के आधार पर जिसकी रचना मानी जाती है, और लखीमा देवी के कहने पर यह रचना की। अगला प्रश्न देखो 50 का, किस संप्रदाय में विद्यापति पदावली पूज्य ग्रंथ है? चैतन्य संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, ब्रह्म संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में। तो ये चैतन्य संप्रदाय में महाप्रभु चैतन्य है, वो विद्यापति के पद सुनते सुनते बेहोश हो जाते थे। ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसके पद सुनते सुनते बेहोश हो जाते थे, ऐसा बताया जाता है। फिर अगला संप्रदायों की बात हम भक्ति काल में करेंगे, यहाँ विस्तृत रूप से नहीं लेंगे। फिर ये देखो आप अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अमीर खुसरो बच गए ना। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं, तो प्रथम खड़ी बोली कवि कहलाते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखनी कि आदिकाल है, उसके अंतिम काल के हिंदी के खड़ी बोली के कवि यही माने जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। जब निजामुद्दीन का देहावसान हुआ उस समय ये मजार पर बैठ करके इन्होंने वो बात कही थी, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल गर खुसरो आपने रैन बही चहूं देश। ये इन्होंने कहा था। तो ये इनके मजार पर कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहूं देश। यानी सब और अंधेरा हो गया है। कहते हैं कि उसके कुछ दिनों बाद ही, यानी 12 दिन के भीतर ही अमीर खुसरो ने भी अपनी देह त्याग दी। अमीर खुसरो की 100 रचनाएं हैं, 20-21 वो उपलब्ध बताते हैं। बचपन का नाम अबुल हसन था, ये बिल्कुल सही है। बचपन का नाम अबुल हसन, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही नाम देंगे, अब्दुल हसन। इनको अमीर की उपाधि है वो जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने अपना ज़्यादातर काव्य है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिखा था। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने ही इनको राजकवि की उपाधि दी। राजकवि की उपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
अमीर खुसरो के बारे में अगला प्रश्न देखिए। अमीर खुसरो का कथन है, इसमें पहला विकल्प है वो गायब है, वो लिख लो आप। ये देखिए यहाँ पे अमीर खुसरो का कथन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। ऐसा छोड़ देते हैं, दोबारा प्रिंट करते हैं ना वो, बल्कि सोल्व कराने का यही तो फायदा है, कोई गलती है तो वो दुरुस्त हो जाती है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर हिंदुस्तान के बारे में जानना है तो मेरे से पूछो, ये कहा था अमीर खुसरो ने। तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, ये निम्बोरी के बारे में बात कही गई है। निम्बोरी, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, ये किसके बारे में? आकाश के बारे में कहा। उपयुक्त सभी कथन इनके हैं। एक कथन और लिख लो, एक कथन इनके बारे में और लिख लो। एक नाग ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया। एक नार ने अचरज किया, इतना याद रख लो आप तो। एक नार ने अचरज किया, ये भी किसका है? अमीर खुसरो की। पहेलियां और मुकरियां हैं, पहेलियां और मुकरियां हैं वो सबसे पहले अमीर खुसरो ही लाए हिंदी में। हिंदी में अमीर खुसरो की ये सबसे बड़ी देन है। रामकुमार वर्मा ने तो खुसरो को प्रथम अवधि कवि भी कहा है। अगला देखो आप, अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न रचना के बारे में है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो की रचना है नुहसी पहू, पहेलियां व मुकरियां, खालिक बारी सारे हैं। पहेलियां व मुकरियां इनका शुद्ध मनोरंजन करना उद्देश्य था, जिसमें व्यंग्य भी था। और दूसरा देखो खालिक बारी है, ये फारसी हिंदी का शब्दकोश है, फारसी हिंदी शब्दकोश। नुहसीपू है, इसमें इन्होंने भारत की बड़ाई की है, वो भारत की प्रशंसा इसी में की, इस पुस्तक में। अभी एक टॉपिक अपना आदिकाल का और बाकी है, जिस पर ये प्रश्न है। आदिकाल की सर्व प्रमुख विशेषता है, विशेषता तो सारी है लेकिन सर्व प्रमुख कौन सी है? तो वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता ये है। बाकी युद्धों का सजीव वर्णन है, आश्रयदाताओं का यशोगान भी है, प्रकृति चित्रण भी जब तब है वो किया गया है। तो ये सारी विशेषताएं इसमें हैं। आदिकालीन जो साहित्य है उसके बारे में आगे भी एक बात कही गई है। ये देखो अगला प्रश्न 55 का, आदिकालीन साहित्य की विशेषता नहीं है, जनजीवन से संपर्क का अभाव तो था ही। इन्होंने तो सामंती जीवन का ही या दरबारी जीवन है उसकी उल्लेख किया है। सामंती वैभव था, इस वैभव ही इसमें साहित्य में वर्णित है। वीरस के साथ श्रृंगारस का संयोग बिल्कुल सही है, ये भी बात। राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये भी सही बात है। असंदिग्ध प्रामाणिकता, ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रामाणिकता है वो इनकी संदिग्ध थी, असंदिग्ध नहीं थी। यानी इनमें क्या पाई जाती है? अनऐतिहासिकता। जो भी तथ्य है वो ऐतिहासिक नहीं है, अनऐतिहासिकता है। आश्रयदाता की प्रशंसा करना, ये सब चीजें हैं वो इसमें इनमें थी। आमजन से इनका कोई लेना देना नहीं था। प्रबंधात्मक व मुक्तात्मक दोनों प्रकार के काव्यों की रचना इन्होंने की। इनमें प्रबंध से पृथ्वीराज राजस्व है, खुमान राजस्व है, अमीर राजस्व है, प्रबंधात्मक रचना थी। ये दूसरा है ने विद्यापति की पदावली है, अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, ये सारी हैं वो मुक्तात्मक रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन किस ग्रंथ के बारे में है? तो ये परमाल राजस्व के बारे में। लास्ट वाले प्रश्न आपको 5 हैं वो बताए गए हैं, जो एक एक वाले हैं छोटे हैं, कि इस तरह के प्रश्न भी आगे के पेपर्स हैं उनमें लिए जाएंगे। ये नहीं है सारे डिस्क्रिप्टिव होंगे, वरना तो बहुत बड़ा हो जाता है हमारा काम। तो इस तरह के प्रश्न हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखो आप, कौन सा कथन असत्य है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज राजस्व को 12वीं सदी का ग्रंथ माना है, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज राजस्व आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है, ये भी सही है, और ये प्रबंधात्मक है। वीरगाथा काल नामकरण पर्वतीगत है, ये भी सही है। आदिकाल में अभ्रंश दरबारी भाषा थी, ये गलत है।
अपभ्रंश नहीं थी, संस्कृत थी। दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। अगला प्रश्न देख लो। आदिकालीन गद्य रचना है। आदिकालीन साहित्य, उसमें आदिकाल के समय 3 भाषाओं का बोलबाला था। संस्कृत है वो दरबारी भाषा थी या विद्वता प्रदर्शित करने की भाषा थी। दरबारी कवि ज्यादातर संस्कृत के होते थे। दूसरा धर्म की भाषा है वो अपभ्रंश थी। हिंदी है वो आमजन की भाषा थी। आदिकालीन गद्य रचना है राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, सभी। तो आदिकालीन गद्य है वो सब में है, सभी में है। राउलवेल वो चंपू जरूर, लेकिन गद्य रचना तो हो ही गई ना। फिर अगला देखो, असुमेलित है। असुमेलित है उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी का, ये प्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। बुद्धि रासो शालिभद्र सूरी का नहीं है, यही उत्तर होगा। बुद्धि रासो है वो जल्ह का या जल्हण का है, ये बुद्धि रास है। शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? बुद्धि रास। तो ढंग से पढ़ना है, बुद्धि रासो दिया हुआ है या बुद्धि रास दिया हुआ है। संदेश रासक अब्दुल रहमान सही है। जीवदया रास आसुगे, ये भी सही है। अंतिम प्रश्न देखिए आप, असंगत है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, ये हिंदी साहित्य में प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ था। आलोचनात्मक ग्रंथों की शुरुआत है वो इससे मानी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वो तो रामकुमार वर्मा का है ही, बल्कि ये आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह है। बच्चन सिंह का एक ग्रंथ और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये ध्यान से सुन लो आप, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आपको याद रह सकता है। वो कैसे याद रखें, आपको मैं पढ़ना सिखा रहा हूं, जिससे कि परीक्षा में आप पे बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं रहे। तो दूसरा इतिहास है, आप थोड़ा सा ध्यान रख लो कि बच्चा है, बालक, बच्चन सिंह बच्चा है ने, तो बच्चा विद्या सीख रहा है, तो विद्यापति को इन्होंने पहला कवि माना, हो गया ने। दूसरा आप ये याद रखो कि बच्चा भगवान का दूसरा रूप होता है। बच्चा भगवान का दूसरा रूप होता है। तो ये देखो आप, दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह का हो गया। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं है, ये तो नाम ही बहुत टिपिकल है। हाँ, ये तो बेचारे त्रिपाठी हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी, यही उत्तर हो जाएगा। ये देखो आप, हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद। हिंदी यानी पुस्तक हमारी माता है, हिंदी भी हमारी माता है, पुस्तक भी हमारी माता है, हिंदी भी हमारी माता है। ये आधुनिक हिंदी का बीजक माना जाता है। इस ग्रंथ को आधुनिक हिंदी साहित्य का बीजक माना जाता है, ये बीजक माना जाता है। तो ये 60 प्रश्न पूरे हुए। पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया होगा, उसमें प्रश्न संख्या 1 से 30 तक है। एक साथ इसलिए नहीं बनाया गया कि बहुत ज़्यादा ये जीबी खाता है और है, तो पहले जो था उसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा था और अब स्पष्ट दिखेगा। दूसरे में देखो और भी स्पष्ट दिखा होगा आपको। तो दिखने की अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर उत्साह बढ़ाएं और लिखें। ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी सीरीज़, टेस्ट सीरीज़। कबीर टेस्ट सीरीज़ है वो इसका नाम दिया हुआ है। कुछ ये देखते हैं कि ये तो केवल कबीर के बारे में ही नहीं, पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास है। टेलीग्राम से आप जुड़ें, जीएस हिंदी क्लासेज, टेलीग्राम का नाम है जीएस हिंदी क्लासेज, उससे आप जुड़ें। उसमें जाकर के देखें कि टेस्ट सीरीज में और पूरा जो सिलेबस है उसको 11 भागों में बांटा गया है, खंडों में बांटा गया है। फिर 11 टेस्ट हैं हाफ, फिर फुल हैं 6 टेस्ट। तो वहाँ आप देखिए, देखो आज हमने आदिकाल पूरा कर लिया है। इतना भी अगर आप याद रख सकते हो तो परीक्षा देने लायक हो जाओगे। कुछ चीज़ें वो बची हैं वो सेकंड राउंड में आ जाएंगी फुल टेस्ट में। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। 3 राउंड होंगे। पहला राउंड है वो ये है जिसमें आपको विषय वस्तु उपलब्ध कराना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। दूसरा है उसमें जो छूट गया उसको जोड़ना हमारा उद्देश्य रहेगा। और तीसरा है उसमें टेस्ट करना हमारा उद्देश्य रहेगा। उसमें आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये 60 प्रश्न आपने देखे। अब तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, लाइक भी, अगर आपको ठीक लगा है तो लाइक कर दो। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो ये
आदिकाल से संबंधित पहला पेपर था। इसी तरह के पेपर हैं वो डिजाइन किए गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 भाग हैं, 5 भाग बना करके फिर 5 टेस्ट किए गए हैं। फिर उनका एक एग्जाइट टेस्ट किया गया है जो बड़ा होगा। फुल टेस्ट में 120 प्रश्न होंगे, हाफ टेस्ट में 60 प्रश्न होंगे। तो ये 6 पेपर हैं वो पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को कवर करा देंगे। आप पढ़ते रहिए, इनको बार बार देखिए। अब पढ़ने का तरीका क्या हो वो भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आप वीडियो सुनते रहें और लिखते रहें। कोई बीच में छूट जाए तो फिर देख करके रोक करके वैसे देख लें, आप देख सकते हैं। आपके सबसे अच्छे नोट्स बन जाएंगे। फिर आप अपनी ओर से भी थोड़ा बहुत प्रयास करें। देखो पूरी तरह से रिमोट से मत चलो, ये मैं भी आपको सलाह देता हूँ। आप वो थोड़ा बहुत है वो खुद भी आप करें, खुद देखें, ढूंढें किताबों में, इस तरह से करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।